डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आर एस के क्लासेस में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में 24 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट के पेपर के जीएस क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि आंसर इनके क्या हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला है हमारा क्वेश्चन कि ट्रोजन वायरस कई सोलरविंड ओरिएंट प्लेटफॉर्म पर डाला गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, ट्रोजन से पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन है आपका ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरिएंट प्लेटफॉर्म पर डाला गया है। तो इसका जो आंसर है वो सनबर्स्ट है, सनबर्स्ट प्लेटफॉर्म पर डाला गया है। तो ध्यान रखना आप लोग जो है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट यानी बड़े महाद्वीप का नाम क्या था। तो हमको पता है कि भाई जब प्रारंभ में एक ही क्या हुआ करता था, एक जो है पेंजिया नाम का क्या हुआ करता था, एक पूरा महाभूखंड हुआ करता था। इसको हम सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं। इसके बाद में ये जो है दो भागों में टूट गया और जो है जब ये दो भागों में टूटा तो इसके दो भाग, एक अंगारा लैंड के रूप में और दूसरा जो है गोंडावाना लैंड के रूप में बसा। इसीलिए भारत, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया गोंडावाना का हिस्सा हैं और जो है पेंजिया का जो अधिक यूरोप के जो भाग हैं वो लारेंशिया है, अंगारा लैंड के हिस्सा हैं। अगर अंगारा लैंड की बात करें तो अंगारा नदी जो यूरोप में बहती है उसके नाम पर रखा गया है और गोंडावाना हमारे मध्य प्रदेश का एक स्थान है, इसके नाम पर जो है रखा गया है। तो इसका आंसर सही क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब देशों को ऋण अनुदान प्रदान करता है या ऋण और अनुदान प्रदान करता है। तो देखो भैया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तो अलग बात है, यहाँ पर विश्व बैंक जो ऑप्शन है वो सही है। तो आइए जरा विश्व बैंक की बात कर लेते हैं। 1944 में ब्रिटेन बोर्ड सम्मेलन हुआ न्यू हैम्पशायर अमेरिका में और इसके तहत दो संस्थाओं का निर्माण किया गया। एक थी WB और दूसरी थी IMF। दोनों की स्थापना की और दोनों के मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। दोनों के मुख्यालय जिनेवा में है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इनकी जो है एक साथ स्थापना हुई है और ब्रिटेन बोर्ड सम्मेलन के तहत इनकी जो है स्थापना की गई। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो WTO की स्थापना जो हुई है वो गेट के रूप में हुई और 1944 में इसकी गेट के रूप में हुई थी। बाद में 1995 में इसका नाम बदलकर WTO कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना आपको पता ही है कि भाई 1945 में हुई और 24 अक्टूबर को हुई। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर एक बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो मुद्रा है उसका नाम है SDR यानी कि स्पेशल ड्राइंग रेट, जिसमें यूरो है, जिसमें रेनबी है, जिसमें डॉलर है, जिसमें पाउंड है, जिसमें स्टर्लिंग है। तो एक बास्केट है इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो है रूप में काम करती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की SDR के रूप में या मुद्रा के रूप में काम करती है। तो SDR पूछ सकता है, इसके फॉर्म पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है हमारा कि भाई वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित किस अवधारणा से दर्शाया गया है। तो भाई वेदों की हम बात करें तो वेदों में वेद जो प्रणाली थी वह समानता पर आधारित थी। समानता पर, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, समानता। क्योंकि हम जानते हैं कि वेदों में भले ही वर्ण व्यवस्था थी लेकिन जो है वह कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी और वह जो कर्म थे उनको वह कर्तव्य मानते थे, इसलिए समानता सभी के बीच थी। तो असमानता नहीं थी। लेकिन आगे चलकर जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया तो यह जो असमानता के रूप में देखने को मिला, लेकिन वेदों में कहीं भी जो है असमानता की बात नहीं कही गई है, सबको बराबर बताया गया है। तो नेक्स्ट है हमारा जो है क्वेश्चन है कि भैया जो है ना किस वर्ष विश्व कला दिवस मनाया जाता है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है। तो भैया विश्व कला दिवस जो है ना 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 2012 से मनाया जा रहा है। किसके जन्मदिन पर? लियोनो दा विंची, जो बहुत ही फेमस यूरोप के एक आर्टिस्ट हैं, इटली के महान आर्टिस्ट जिन्होंने द पैरासाइट लॉस्ट लिखी है। इसके अलावा मोनालिसा नामक जो है इन्होंने चित्र बनाया है। तो भैया ऑप्शन नंबर जो है इसका ए सही होगा। नेक्स्ट है हमारा कि भाई आर्टिकल जो है 352 का संबंध किससे है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि भाई आर्टिकल 352 का संबंध किससे है। तो जरा बताइए मुझे किससे है। तो भाई देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। भाई राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति करेंगे। भारत के राष्ट्रपति कब करेंगे? जब मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश देगा। और किस संविधान संशोधन में कह दिया गया इस बात को? 44वें संविधान संशोधन में कह दिया गया, जबकि 42वें संविधान संशोधन में मौखिक आधार पर यही घोषणा की गई थी। ध्यान रखना। नए राज्यों का गठन, अगर नए राज्यों के गठन की बात करता है तो आर्टिकल 2 में आएंगे नए राज्यों का। अगर 3 की बात करता है तो उसकी सीमा में परिवर्तन कर देंगे भैया। CGI की नियुक्ति कौन करेगा भाई? तो CGI की नियुक्ति 124 के तहत होगी। इसके अलावा लोकसभा भंग, तो लोकसभा जो भंग की जाएगी वो आर्टिकल 85 के तहत होगी। और ठीक है, तो अब ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है महिलाओं और SC ST समुदायों की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है महिलाओं और उद्यमिता SC ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया। तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? स्टैंड अप इंडिया भैया। 2015 में एक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ स्टैंड अप इंडिया, जो विशेष रूप से SC ST महिलाओं को उद्यमिता में लाने के लिए शुरू किया भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा।
फिर स्टार्टअप इंडिया लेकर आए, तो स्टार्टअप इंडिया के तहत इसके अलावा 2015 में ही मेक इन इंडिया लेकर आए, 2015 में ही स्किल इंडिया लेकर आए और 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लेकर आए। तो एक साथ कई कार्यक्रम पूछे गए हैं, ध्यान में आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट है कि भाई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई? तो हरिहर बुक्का भैया वंश है कौन सा? संगम, और संगम वंश के द्वारा इसकी नींव रखी गई। बाद में जो है कई वंश आए, जिसमें अराविडू वंश, तुलु वंश, सुलु वंश और कई ऐसे वंश आए। नेक्स्ट है भैया आपका कि मेगा शहर वे शहर होते हैं कि जिनकी संख्या अधिक है। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि मेगा शहरों के बारे में बताइए। भाई मेगा शहर जिसकी आबादी 10 मिलियन से अधिक हो वो मेगा शहर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद जो है 3000 रुपये प्रति माह पेंशन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, क्लास में आपको नोट्स में मिला होगा जरूर। और यह है आपका जो स्कीम लेकर आई सरकार, वो लेकर आई प्रधानमंत्री श्री श्रम योगी मानधन योजना। इसके तहत तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लेकर आई। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि यदि आप 100 रुपये जमा करेंगे तो 100 रुपये सरकार भी आपकी सहायता के लिए जमा करेगी और 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर आपको 3000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अगर राष्ट्रीय पेंशन की बात करें तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली 2009 में शुरू हुई। एनपीएस देखा होगा आपने, 10% जो सरकारी कर्मचारी उनका काटा जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें तो 2015 में आई और 330 रुपये इसका जो है लक्ष्य रखा गया कि भाई और 2 लाख रुपये की जो है इसमें कहा गया कि 2 लाख रुपये मिलेंगे। और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की बात करें तो भैया प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है बुजुर्गों के लिए लाई गई और 60 वर्ष से ऊपर की आयु का कोई व्यक्ति 15 लाख रुपए तक की न्यूनतम राशि जमा कर सकता है और एक मुफ्त पेंशन पा सकता है इसके तहत। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। द क्रॉनिकल ऑफ नार्नियाज। तो द क्रॉनिकल ऑफ नार्नियाज जो पुस्तक के लेखक हैं वो C.S. लुइस है। ऐसे क्वेश्चनों को आप छोड़ सकते हैं बिल्कुल जिनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी ना हो। वैसे ये बच्चों के लेखक हैं, ध्यान रखना आप लोग। इन्होंने बच्चों की जैसे घोड़ा बग्गी, शेर आया, ऐसी कुछ जो है इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं श्रृंखला के रूप में। नेक्स्ट है बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है भाई जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास और मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि भाई जन्म हो, फिर उसका क्या हो जाए, अंग्रेजी में देखिए आप लोग, इसका क्या हो जाए भाई, इसका इमिग्रेशन हो जाए भाई, अप्रवासन हो जाए। फिर क्या कह रहा है कि भाई इसका जो क्या है माइग्रेशन हो जाए भाई, क्या हो जाए, माइग्रेशन हो जाए। तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं शून्य जनसंख्या वृद्धि दर। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? शून्य जनसंख्या वृद्धि। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो भाई ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य जो है क्या है, वह है तकनीकी और सहायता प्रशिक्षण प्रदान करना। ये विश्व में अगर हम बात करें तो राष्ट्रमंडल जो सहयोगी देश है ना, उनको सहयोग करके जो है तकनीकी सहायता प्रदान करता है और प्रशिक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा GST मॉडल में संरचनाओं के स्ट्रक्चर की संख्या क्या है? नेक्स्ट है कि GST मॉडल में संरचनाओं के स्ट्रक्चर की संख्या क्या है? तो भाई देखो अब संरचनाओं की बात कर रहा है तो भाई देखो क्या लगाता है, ऐसी कुछ दर होती हैं जिन पर शून्य रेट होती है, कुछ ऐसी दर होती हैं जिन पर 5% की रेट होती है, ऐसी कुछ दर होती हैं जिन पे जो है 12% की दर होती है, ऐसी कुछ दरें होती हैं जिन पर 18% की दर होती है और ऐसी कुछ दरें होती हैं जिन पर 28% की दर होती है। तो भाई जो GST मॉडल है इसको हमने कितने संरचनाओं में तोड़ रखा है? तो हमने 5 संरचनाओं में तोड़ रखा है। ध्यान रखना, अगर बेसिकली इसका आंसर होना चाहिए वैसे 4, क्योंकि शून्य को हम किसी भी कैटेगरी में नहीं रखेंगे, तो ऑप्शन इसका नंबर 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 सही है भाई, ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। 5 को नहीं रखेंगे क्योंकि 0 को किसी भी स्लैब में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा, WTO के महानिदेशक कौन है? 2 क्वेश्चन एक ऑप्शन में दे दिया और यहाँ भी दे दिया है। तो इसके जो महानिदेशक है वर्तमान में वो नगोजी ओंकोनोज़-इवेला है भैया। C ऑप्शन नंबर इसका सही है। WTO क्या काम करता है भाई? विश्व ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और जी क्या होता दो यानी विश्व में व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए काम करता है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो WTO ना ये ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, येलो बॉक्स ऐसी कृषि सब्सिडियां देता है इन बॉक्सों के आधार पर। तो बताइएगा मुझे जो है ना भारत और WTO के बीच जो व्यापार को लेकर क्या विवाद है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया है पिछले पेपर में। तो नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट है प्रसिद्ध उपन्यास गॉडफादर। भाई गॉडफादर के जो लेखक है ना वो है मारिया पुओ। मारिया पुओ कौन है? ये जो है ये एक यूरोपीय हैं, यूरोपीय लेखक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेन का नंबर क्या है? जो पेन है, पेन का पूर्ण नाम क्या है भाई? पेन का पूर्ण नाम क्या है? तो भाई परमानेंट अकाउंट नंबर, इसका ऑप्शन नंबर C सही होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18
क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत भाई सूर्य है। क्या दिक्कत है भाई, जलवायु प्रणाली को बनाए रखने में बहुत ही सहायता प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 360 के तहत होती है और 6 माह तक लगाया जा सकता है। भारत के एक क्षेत्र पर लगाया जा सकता है या संपूर्ण भारत पर लगाया जा सकता है और 2 माह के भीतर संसद से इसका अनुमोदन लेना अनिवार्य है। तो भारत के राष्ट्रपति इसका क्या करेंगे? घोषित करने का अधिकार करेंगे। और क्या करेंगे भाई? मंत्रिमंडल की क्या होगी भाई? मंत्रिमंडल की, मंत्रिपरिषद की नहीं, मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल की बात क्या हो रही थी? तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, यहाँ मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। ध्यान रखना, दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि यहाँ मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करेगा और वहाँ केवल मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करेगा। नेक्स्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। भाई इसका आंसर होगा जो है सोशल अम्फ। सोशल अम्फ जो है इसका एक शानदार है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं आप लोग जो है एक ऑन डिमांड प्रमोशन करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो सबको पता है भाई, तो बताइए। ढाका में किसका मुख्यालय है? तो आप लोग ध्यान में रखना, जो ढाका है तो वहाँ पर हम लोग 2 चीज़ें देखेंगे। एक सार्क देख लो आप लोग थोड़ा सा, और देख लेना आप लोग बिम्स्टेक देख लेना आप लोग, है ना। तो दोनों को देख लेना और बताइएगा मुझे सार्क और बिम्स्टेक दोनों में से किसका मुख्यालय या सचिवालय यहाँ पर है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? भैया 5 मार्च को मनाया जाता है यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। और शानदार क्या है कि क्या कह रहा है, किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 के प्रिक्स वर्लेस में मान्यता मिल गई है? भैया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्योंकि बहुत ही सुंदर बनाया गया है, इसके अंदर बौद्धिक विचारों पर आधारित है, नए इनोवेशन किए गए हैं इसमें, इसके टर्मिनल में, और इसीलिए इसको जो है हेवन गार्डन भी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? हेवन गार्डन, यानी स्वर्ग का एक गार्डन कहा जा गया है इसको। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स के लेखक कौन है भाई? तो VR कृष्ण अय्यर हैं और ये भारतीय लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों यानी ODS, है ना, ODS पदार्थों के चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। 16 सितंबर को यह किया गया, इसी दिन से ओजोन दिवस मनाया जाने लगा। 1987 में किया गया। अच्छा चलो बताइए मुझे, पेरिस समझौता किस COP में लिया गया था? तो बताएंगे मुझे, है ना, कब हुआ? तो अब मैं डेट बता देता हूँ, लेकिन COP आप मुझे बताइए, है ना। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल और जिनेवा कन्वेंशन भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? यहाँ फंसे होंगे बहुत लोगों ने जो है इल्तुतमिश को लगाया, नहीं, दिल्ली का पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206। ध्यान रखना, 1206 में जो है मोहम्मद गौरी के जो भतीजे ने इसको दासता से मुक्त कर दिया, क्योंकि 1205 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी, और इसको दिल्ली का पहला सुल्तान घोषित कर दिया। तो मुझे बताइएगा आप लोग, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? मुझे आप बताइएगा कि अजमेर को किसने विजय किया? मुझे आप बताइएगा कि इसने एक मस्जिद बनवाई दिल्ली में, उसका नाम क्या था? ठीक है, तो अच्छा बात करते हैं इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश कब से कब तक रहा? तो मुझे इसका टाइम पीरियड, तो ये कब से कब तक रहा? तो ये रहा आपका 1210 से लेकर और 1236 तक। बलबन कब से कब तक रहा? खिलजी कब तक रहा? तो 1296 से लेकर और 1320 तक जो है। अगर मैं पूरे खिलजी वंश की बात करूं तो 1290 से लेकर और जो है 1320 के आसपास तक। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा डैनियल रदरफोर्ड। ध्यान रखना, ये किसी बच्चे का पेपर है और जिसने भी टिक लगाएं तो अपने हिसाब से लगाएं। मेरे पास जो आया है एनालिसिस के लिए, तो मैं उसका एनालिसिस कर रहा हूँ। नेक्स्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है भाई इसमें, और क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य GST पोर्टल है? भैया तो GST पोर्टल है www.gst.gov.in। ध्यान रखना, ना कि GST इन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट पोर्टल है भैया, तो GOV तो लगेगा ही। ब्लू माउंटेन कहाँ है भाई? ब्लू माउंटेन कहा जाता है तो नीलगिरी के पर्वतों। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताओ भाई जरा, 8,848 की 8,850, जरा बताइएगा मुझे आप लोग, दोनों में कौन सी सही है? एक नई रिपोर्ट आई है, नेपाल और चाइना के द्वारा सर्वे किया गया, इसकी ऊंचाई 8,850 हो गई, जबकि 8,848 तो इसकी आधिकारिक ऑफिशियली है। तो बताइए हिमालय की लंबाई बताइए मुझे। फ्यूजी पर्वत कहाँ है? तो फ्यूजी पर्वत कहाँ है? जापान में है। तो हिमालय की लंबाई बताइए भाई, कितना लंबा है हिमालय? नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे ब्लू माउंटेन स्थित हैं, ब्लू माउंटेन कहाँ है स्थित हैं,
तो कहाँ जाएंगे आप? मणिपुर जाएंगे कि मिजोरम जाएंगे? दोनों में से एक राज्य बताइए कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट है, व्यापार घाटा कब होगा भैया? व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? तो व्यापार घाटा कब होता है भैया? कि भाई जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाए, वहाँ व्यापार घाटा हो जाएगा। जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाए। तो आप 2-3 चीज़ें याद रखिए। एक तो BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट याद रखिए भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट के घटक याद रखिए कि भाई इसमें कौन सा चालू खाता घाटा, पूंजी खाता घाटा याद रखिए। चालू खाता घाटा क्या होता है, पूंजी खाता घाटा क्या होता है, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। और भारत ने अभी वर्तमान में भारत का चालू खाता घाटा कितना रहा है और पूंजी खाता घाटा कितना रहा है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए। जो कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी गड्ढे में अभ्यास करते हैं उसे अखाड़ा कहा जाता है। तो भाई हमारे यहाँ मलखम तो होता ही नहीं, खत्म। ऑप्शन मध्य प्रदेश में होता है। सिलबम हमारे यहाँ नहीं होता, मध्य प्रदेश में होता है। इसके अलावा मैं बात करूँ कुश्ती या पहलवानी हमारे राज्य में होती है, तो ठीक है इसका कबड्डी, लेकिन कुश्ती या पहलवानी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चनों को बच्चा कैसे करेगा भाई, है ना? बच्चा कैसे करेगा ऐसे क्वेश्चनों को? इतने कठिन क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या कह रहा है कि भाई किस संस्था ने रेत, धूल, तूफान, कृषि सामान अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? अब आपने UNCCD तो नहीं दिया ऑप्शन। अगर UNCCD होता तो यहाँ पर बच्चे कुछ सोचते भी। अगर आप UNCCT देते तब भी बच्चे मानते कि भाई ठीक है ऑप्शन। यहाँ पर अब वहाँ पर सहयोगी संस्था दे दिया, और सहयोगी संस्था का एक ऑप्शन दे दिया FAO। इसको बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अप लेवल का क्वेश्चन है भैया। किसी भी कोचिंग वाले ने इस रिपोर्ट को नहीं कराया होगा, किसी भी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? 33 कहता है कि भाई पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? भाई काफ़ी हद तक देखो, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो वायुमंडल के धूल के कणों से होता है। वायुमंडल के धूल के कणों से जो है यह प्रभावित होता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ, फिर उसके बाद आता है किससे? बर्फ़ से। जो सतह पर बर्फ़ पाई जाती है उससे प्रभावित। फिर उसके बाद लैंड से प्रभावित होता है, यानी भूमि से प्रभावित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है कि भाई वायुमंडल में धूल के कणों से जो है यह प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा DNA की संरचना किसके द्वारा खोजी गई? भाई DNA की संरचना जो है जेम्स वाटसन और क्रिक के द्वारा खोजी गई। जेम्स वाटसन और क्रिक के द्वारा खोजी गई। और 1953 में इन्होंने दो कुंडलित संरचना मॉडल का जो विकास कर दिया कि भाई उन्होंने DNA में खोज की कि भाई दो कुंडलित संरचना होती हैं DNA की। 1963 में नोबेल प्राइज़ दे दिया गया। भाई आप मुझे बताएं कमेंट करके, नोबेल प्राइज़ कितने भारतीयों को मिला है अब तक? कौन किस किस को कब कब मिला है? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन पूछा गया है। किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? भाई सपोर्ट किसने कर दिया? तो RBI सपोर्ट करेगी। सरकारी बैंक हमारा है, भारत सरकार के लिए काम करती है। और रिजर्व बैंक, देखो हर बार हर क्वेश्चन रिजर्व बैंक से पूछा जा रहा है। स्थापना पूछ सकता है, आगे आने वाले पेपर में मुख्यालय पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, तो क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि भाई किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्ति को धोखा देना शामिल है? भाई फिशिंग में धोखा दे देते हैं हम लोग। ये तो आसान था क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग बार बार साइबर अपराध पढ़ रहे हैं, तो फिशिंग, हैकिंग, साइबर बुलिंग 2-3 शब्द हैं, इनको आप रट लो। नेक्स्ट, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो है पहले भारतीय कौन थे? तो इस लड़के ने जो है गलत लगाया है आंसर। तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला, और कृति थी गीतांजलि। कौन सी थी? गीतांजलि। और अंग्रेजी साहित्य था भैया। कैसा था? अंग्रेजी साहित्य था, अंग्रेजी में लिखी गई थी। ध्यान रखना, ये भारत के नहीं, एशिया के सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। CV रमन को 1930 में। भाई CV रमन को कब दिया गया? 1930 में दिया गया। इसके अलावा यदि हम बात करें, मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया। भाई कब दिया गया? शांति के क्षेत्र में दिया गया। शांति के क्षेत्र में दिया गया तो क्या मानवता की मदद करने हेतु दिया गया, है ना? चलिए, तो सरोजिनी नायडू क्या कहा जाता है बताइए भाई? स्वर कोकिला कहा जाता है कि भारत कोकिला कहा जाता है? जरा बताइएगा मुझे। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है, जर्मनी की राजधानी क्या है भैया? तो जर्मनी की राजधानी देखो क्या है भाई, बताओ जल्दी से। बर्लिन है। तो स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। कैनबरा किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की। आबूजा बताइए भाई किसकी राजधानी है? आबूजा। कमेंट करके बताओ। चलिए, तो यहाँ से अब आपके क्वेश्चन खत्म हो गए। मैंने 1 से लेकर 38 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। आप लोग एक बार, क्योंकि आंसर आपको तीव्र गति से चाहिए, आपको जल्दी से चाहिए, क्योंकि आप लोग अपनी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।